हाय फ्रेंड्स। अभी तक हमने एसिड बेसिस का चैप्टर जो है उसका एक फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें हमने इंडिकेटर्स तक पढ़ा था। आज हम इंडिकेटर्स को थोड़ा सा और देखेंगे और उसके बाद इंडिकेटर्स को वाइंड अप करके हम फिर आगे जाएंगे एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखिए, हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि जो लिटमस होता है वो एसिड के सॉल्यूशन में जब लिटमस की स्ट्रिप डाली जाती है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है और इनिशियली ये पर्पल स्ट्रिप होती है। इसको जैसे ही हम एसिड में डालते हैं रेड में कन्वर्ट हो जाती है और बेसिस में ये ब्लू कलर देती है। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है और ये ऑर्गेनिक इंडिकेटर है और ये बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। लेबोरेटरीज और क्लासेस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिनोप्थिलीन फिनोप्थिलीन यूज़ होता है हमारे लेबोरेटरीज में, जो कि कलरलेस इंडिकेटर होता है और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन और एसिड्स के साथ जो है कलरलेस रहता है और बेसिस के साथ ये पिंक कलर देता है। जैसे उसका सॉल्यूशन डाला जाता है फिनोप्थिलीन का तो वो पिंकिश टर्न हो जाता है। अगर वो जो भी टेस्टिंग लिक्विड लिया गया है अगर वो अल्कली है तो वो तुरंत पिंकिश टर्न हो जाएगा। और तीसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है ऑरेंज कलर का इंडिकेटर होता है जो कि एसिड के साथ ट्रीट करने पे ये रेड कलर देता है और बेस के साथ ट्रीट करने पे ये आपको पिंकिश कलर देता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ ये ऑरेंज ऑरेंज रहता है। जो इसका कलर है वही रहता है। और एक तरह का ऑर्गेनिक इंडिकेटर जो है टर्मरिक भी है। टर्मरिक जो हम किचन में यूज़ करते हैं, हल्दी हल्दी भी एक तरह का ऑर्गेनिक इंडिकेटर है। और ये इंडिकेट कैसे करता है? हल्दी देखिए, हल्दी जो है वो एसिड्स के साथ या किसी भी सॉल्यूशन के साथ येलोइश रहेगा। आपने कपड़ों पे देखा होगा कि जब भी दाल या कोई ऐसी चीज़ गिर जाती है तो एक येलो कलर का स्पॉट पड़ जाता है। फिर वो जब जैसे ही वो डिटर्जेंट या सोप के उसमें आता है तो वो स्पॉट जो है येलो कलर से टर्न हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये जो है बेसिस के लिए बेसिस में ट्रीट करते ही हल्दी जो है वो रेडिश ब्राउन कलर दे देता है तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। और कुछ इंडिकेटर्स देखिए, ये तो कलरिंग इंडिकेटर्स हैं जो आपको कलर से बताते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में भी आप जान लीजिए, हल्का सा ओवरव्यू। ये जो टर्म ऑल फैक्ट्री है ये बायोलॉजी का टर्म है। ये बेसिकली ऐसे सेंस ऑर्गन्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि स्मेल से रिलेटेड है। तो इंडिकेटर्स जो कि हमें स्मेल के उससे स्मेल से हमें बता देते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ जो है एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि वेनिला एसेंस, ओनियन और आपका क्लोव ऑयल, इनकी स्मेल होती है, बहुत इंटेंस स्मेल होती है। जो वेनिला एसेंस जो होता है इसका बहुत प्लेजेंट, बहुत अच्छी स्मेल होती है। जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में ये पड़ेगा वैसे ही इसकी स्मेल जो है डाउन हो जाएगी। समझ रहे हैं? वेनिला एसेंस की स्मेल जो है डाउन हो जाएगी और सिमिलरली इनकी भी स्मेल डाउन हो जाती है बेसिक सॉल्यूशन में पड़ते हुए। जो दूसरे इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो इनके बारे में बस इतना ही हमको जानना है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं और इनका क्या बिहेवियर होता है एसिड और बेसिस के साथ। अब देखिए, पिछले वाले में हमने आपको बता दिया था, यहाँ पे एक वेल डिफाइंड टेबल दे दिया मैंने कि देखिए लिटमस के साथ एसिड रहेगा तो रेड होगा, बेस होगा तो ये ब्लू होगा। फिनोप्थिलीन के साथ अगर एसिड है तो कलरलेस होगा, बेस है तो पिंकिश कलर देगा। और मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड हो जाएगा अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो ये पिंकिश कलर दे देगा। टर्मरिक के साथ ये येलो कलर देगा अगर एक एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है, एक बेसिक अल्कली सॉल्यूशन लिया गया है, एक अल्कली लिया गया है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर दे देगा आपको। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था आपका एसिड और बेसिस के इंडिकेटर्स का। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए, प्रॉपर्टीज हमने जो इन जनरल जो हमने पहले लेक्चर में देखी थी कि जो एसिड्स होते हैं उनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो वही हैं। सॉर टेस्ट में होगा और जैसे आर्हेनियस का एक डेफिनेशन था एसिड्स के लिए कि जैसे ही इनको एक्वा सॉल्यूशन में लिया जाएगा तो ये H+ आयन देंगे। तो ये भी एक तरह का इनका प्रॉपर्टी है। और इंडिकेटर वाली प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है। तो ये सारे इंडिकेटर्स के साथ ये अपना कलर चेंज शो करेंगे। उसके बाद देखिए इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस, केमिकली कैसे ये एक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेस के साथ। जैसे कि अगर हम एक एसिड को रिएक्ट करा दें एक मेटल के साथ। देखिए, मेटल जो होते हैं, आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो मेटल्स आपको पहले दो ग्रुप्स में मिलेंगे। ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में, अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल में। अगर आपने पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत पढ़ी होगी पहले तो। और कुछ मेटल्स जो हैं, जो इनर्ट मेटल्स होते हैं, जो लेस रिएक्टिव हैं, वो हमको मिलते हैं ट्रांजिशन मेटल वाले
एरिया में। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के साथ जो एसिड का रिएक्शन होता है, देखिए ग्रुप 1 में आपके मेटल्स पाए जाते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में पाए जाते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन भी जो है वो ग्रुप 1 का ही एक पहला सब एलिमेंट जो है ग्रुप 1 का, वो हाइड्रोजन ही है। मगर ये जितने भी एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन का ही आयन जो है आपको मिलता है, जबकि ये बहुत अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन का H+ आयन जो हमको एसिड्स में मिलता है एक्वस सॉल्यूशन में, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये तुरंत ही दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। पर अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये मेटल से रिएक्ट करेगा, जितने भी रिएक्टिव मेटल हैं सबसे रिएक्ट करेगा। एक रिएक्टिविटी सीरीज अभी आप पढ़ेंगे आगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल इसके ऊपर हैं उन सब से जो है एसिड्स रिएक्ट करेंगे। कौन से एसिड? H2SO4, HCl, जो भी एसिड जिसमें H+ निकल रहा है, जो भी एसिड्स हैं वो सब रिएक्ट करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल से, वो उन मेटल से जो कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में आगे हैं। उन मेटल से एसिड्स बहुत इजीली रिएक्ट करेंगे, अरे मेटल्स बहुत इजीली रिएक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपने आयरन ले लिया, आपने सोडियम ले लिया, आयरन ले लिया, जिंक ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया, तो वो सारे जो है अगर हम HCl या H2SO4 जो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशंस या उनके डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से अगर हम ट्रीट कराएंगे तो हमको तुरंत जो है मेटल की सॉल्ट दे देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस दे देंगे। जैसे आयरन के केस में और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हमको ये आयरन सल्फेट दे देगा और हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो ये रिएक्शन होगा आपका। जिंक अगर होगा तो जिंक को जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो वो जिंक सल्फेट दे देगा प्लस हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो मेटल के साथ रिएक्ट करते ही ये आपको तुरंत जो है एक सॉल्ट दे देंगे, एक मेटेलिक सॉल्ट दे देंगे प्लस आपको हाइड्रोजन गैस दे देंगे। अब हाइड्रोजन गैस आपको पता कैसे चलेगा कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है कि नहीं? तो इसका एक सिंपल सा टेस्ट है कि जब भी एक बर्निंग मैचस्टिक्स ले आई जाती है हाइड्रोजन के पास, तो वो एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये एक हाइड्रोजन का टेस्ट है। तो देखिए, अब मैंने ये बताया कि सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे सिवाय उन मेटल्स के जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो वैसे तो ये लेस रिएक्टिव है, मगर फिर भी ये मतलब हाइड्रोजन एसिड से और भी रिएक्ट नहीं करेंगे। एसिड से रिएक्ट करके अपनी कंसेक्यूटिव सॉल्ट्स नहीं बनाएंगे, या अगर किसी कंपाउंड में भी है तो वो एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब पढ़ेंगे तो इसको हम और अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे, मगर आप थोड़ी सी जानकारी इसकी रख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब देखिए, मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो जब भी रिएक्ट कराएंगे हम डाइल्यूटेड एसिड से, जो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनसे जैसे ही हम रिएक्ट कराते हैं तो आपको तुरंत सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ लिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी पहले भी। क्विक लाइम से जैसे हम रिएक्ट कराएंगे नाइट्रिक एसिड को, तो तुरंत हमको कैल्शियम नाइट्रेट मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। तो इसी तरीके से बाकी भी जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको जैसे हम रिएक्ट कराते हैं HCl से, HNO3 से, H2SO4 से, तो वो अपना कंसेक्यूटिव आपको एक सॉल्ट दे देते हैं और वाटर दे देते हैं। तो ये होता है एसिड्स का रिएक्शन अपने मेटल ऑक्साइड्स के साथ। अब हम बात करते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड की। देखिए, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करने के लिए अब हमको ये जानना पड़ेगा कि हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच गिव H+ आयन व्हेन दे आर टेकन इन एक्वस फॉर्म। जब भी हम उनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो हमको H+ आयन देंगे, तब वो एसिड्स हैं। तो देखिए, तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी हम वैसे ही डिफाइन करेंगे। अगर किसी एसिड को उसके एक्वस फॉर्म में लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में लिया जाता है, जितनी ज़्यादा वो अच्छे से डिसोसिएट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने H+ आयंस को रिलीज करेगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो एसिड्स अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे और H+ आयन को रिलीज तो करेंगे मगर प्रॉपरली पूरे H+ आयंस को रिलीज नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन उतना नहीं होगा, तो वो एसिड्स क्या होंगे? वीक एसिड्स होंगे। तो ये हो गई बात स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आप जान ही रहे हैं, इतने देर से हम लोग ये चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, पिछले उसमें ही पढ़ा हुआ है। तो हमारी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और वीक एसिड में आप देखेंगे एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब जो है बहुत वीक एसिड है। इनको अगर एक्वस फॉर्म में आप लेते हैं तो ये प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पूरे H+ आयन आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एसिड्स नहीं है, मगर ये वीक एसिड्स हैं, प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं होते हैं अपने सॉल्यूशन में।
तो ये हो गए आपके क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में। अब एक टर्म आता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड को आप ऐसे ही कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ H प्लस आयन रिलीज व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड इज टेकन। तो जितने ज्यादा से ज्यादा द रिप्लेसेबल H प्लस आयंस दैट आर रिलीज व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर एसिड इज टेकन। आप जिस एसिड को देख रहे हैं, जिस एसिड को मतलब जिस एसिड का बेसिसिटी देखना चाहते हैं, उसमें वो एसिड कितना H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन आपको देगा अगर उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया जाए, यही उसकी बेसिसिटी होती है। ये एक टर्म है, ये हल्का सा कहीं पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, मगर आपको नॉलेज होना चाहिए कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है। तो ये हल्का सा एक ओवरव्यू था। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चीज़ पे चलेंगे, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। देखिए ये बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा सा हम इसको जल्दी जल्दी वो करेंगे। फिर इसके बाद हमको पीएच स्केल पढ़ना है, इसके बाद हमको और सारी चीज़ें पढ़नी है एसिड्स के बारे में, तब जाके ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो इसलिए इस चैप्टर को अभी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे। उसके बाद फिर हम पीएच स्केल में चलेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पे। चलिए, अब हमने अभी तक देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, अभी मैंने जैसे फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि उनके टेस्ट के बारे में, वो बिटर टेस्ट होता है उनका और स्लोपी टच होता है। अगर आप उसको टच करेंगे तो एक स्लिपरी सा टच आएगा, सोपी सा टच आएगा। तो ये उनका एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी है। और हमने पढ़ा था जो कि जैसे एसिड्स में पढ़ा था कि वो H प्लस आयन से रिलीज करते हैं अगर उनका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए। सिमिलरली अगर आप अगर बेसिस की बात करेंगे, तो अगर बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाएगा तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलेगा। और उस हाइड्रोक्साइड आयन के मिलने से ही आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपने लिया एक्वस स्टेट में वो बेस है कि नहीं। तो दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा आप देखिए इंडिकेटर्स के बारे में मैंने बता ही दिया था कि लिटमस के साथ वो ब्लू टर्न करता है, फिर फेनोल्फथालीन के साथ वो पिंकिश हो जाता है, फिर आपका मिथाइल ऑरेंज के साथ पिंक हो जाता है, टर्मरिक के साथ रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको इंडिकेटर्स वाली हमने बता ही दी हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, कैसा ये बिहेव करते हैं अपने रिएक्शंस में। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनकी देखेंगे हम। पहली प्रॉपर्टीज जैसा कि हमने मेटल्स में देखा था, आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जो इनका रिएक्शन है विद मेटल्स के साथ ये कैसा बिहेव करते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जितने भी बेसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स के ही कंपाउंड होते हैं। जैसे आपका NaOH, KOH जितने भी हैं वो सब स्ट्रॉन्ग मेटल्स के ही कंपाउंड हैं। अब ये रिएक्ट किससे करेंगे? ये रिएक्ट करते हैं अपने एक से जो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं वो रिएक्ट करते हैं अपने से नीचे के जो लेसर रिएक्टिव मेटल्स हैं उनसे रिएक्ट करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टिन हो गया, इन सारे से ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सब अभी मैंने आपको बताया कि ये सब ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं जो कि आपके स्ट्रॉन्ग मेटल्स में आते हैं। तो अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक का। जैसे जिंक एक मेटल है जो कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट वाले पार्ट में आता है। जब आप अपना पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये देखिए, आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर सारे मेटल्स आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 में मिल जाएंगे आपको। और कुछ जो थोड़ा सा लेसर रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, नॉन रिएक्टिव एज पर आप कह सकते हैं कि सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम गोल्ड, ये सारे थोड़े से नॉन रिएक्टिव टाइप के हैं। ये जिस स्टेट में है उस पर जल्दी आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन उस पर आपको लगाने पड़ेंगे तब जाके इनका रिएक्शन होता है। तो ये जो वीक मेटल्स हैं ये आपको मिल जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट वाले एरिया में। तो आपका जिंक जो है, जिंक आपको जैसे आपने जिंक को ट्रीट कराया NaOH से, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है। तो आपने जैसे उसको ट्रीट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो तुरंत इसने सोडियम जिंकेट बना लिया, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने एल्युमिनियम को ट्रीट कराया NaOH से, तो इसने एल्युमिनियम मेटाऑक्सिलेट बना लिया और वाटर दे दिया, अरे आपको हाइड्रोजन दे दिया। तो हाइड्रोजन का टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर बर्निंग मैस्टिक से उसको टेस्ट करेंगे तो एक पॉपिंग साउंड देगा, समझ रहे हैं। तो ये हो गया रिएक्शंस के बारे में कि आपके जो बेसिस हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। तो देखिए
बेसिस जो हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो आपके मेटल से ही बने हुए हैं, मेटल के ही कंपाउंड होते हैं। तो इसलिए जो थोड़े वीक बेसिस हैं वही रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस से। तो यहाँ पे बात ये हो गई। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ ये कैसा बिहेव करते हैं। अब देखिए, नॉन मेटलिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो मेटल्स हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल में आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। तो इसी तरह से ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं आते हैं। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड पे, मतलब कि वो ज़्यादातर गैसेस होते हैं या फिर आपके माइनस चार्ज वाले कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिनकी वैलेंसी जो है वो माइनस में होती है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव जो है नॉन मेटल्स हैं। इसी तरीके से आपको कार्बन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली होती है, सारे नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन फैमिली होती है, सारे नॉन मेटल्स हैं। तो आपको एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड का जो है रिएक्शन देखना है किसके साथ? एसिड्स के साथ, अब बेसिस के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब जैसे हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत जो है सोडियम कार्बोनेट दे देता है और वाटर दे देता है। इसी तरीके से जिस भी आप किसी सल्फेट से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको मेटेलिक सल्फेट मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपके जो है बेसिस जो है वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करने पे आपके प्रोडक्ट देते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस की। देखिए, जैसे अभी हमने बात की थी एसिड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में। तो जो हमारे आर्हेनियस साहब हैं उन्होंने डिफाइन क्या किया था? उन्होंने ये डिफाइन किया था कि जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी वो अपने एक्वस स्टेट में आपको OH माइनस देंगे, अपने एक्वस स्टेट में OH माइनस देंगे। जो भी बेसिस होंगे वो अपने OH स्टेट में आपको अपने एक्वस स्टेट में आपको OH माइनस का आयन देंगे। और जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वो आपको ज्यादा से ज्यादा OH माइनस देंगे। तो देखिए, जो ज्यादा डिसोसिएट होगा, ज्यादा OH माइनस देगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, OH माइनस तो देगा मगर पूरी तरह से नहीं दे पाएगा, वो वीक बेस होगा। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपके कौन से हैं? मैंने बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटल्स जो होते हैं उन्हीं के कंपाउंड्स जो है स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। तो जैसे कि NaOH, KOH, ये सारे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। उसी तरीके से फिर क्या नाम है, आपके माइल्ड बेसिस क्या हो जाएंगे? माइल्ड बेसिस में अमोनिया का हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे जो है माइल्ड बेसिस हैं। तो ये जो है पूरी तरह से डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन आपको नहीं देते हैं, तो इसलिए ये वीक बेसिस है। ठीक है गाइस, तो अभी तक हमने देख लिया कि क्या नाम है, प्रॉपर्टीज देख ली बेसिस की, एसिड्स की। अब उसके बाद हम पीएच स्केल पे आते हैं। तो देखिए, स्केल को समझने के लिए हमको पीएच को समझना पड़ेगा। जैसे कि आर्हेनियस ने हमें बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, एक्वस फेज में जो एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं और आयनाइज होके H+ और अपने आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो सेम जो कंडीशन है वो वाटर के लिए भी होती है। वाटर भी जो है अपने ऑटो आयनाइज हो जाता है अपने कंसेक्यूटिव आयंस में, मतलब कि H+ आयन और OH- आयन में। जो वाटर होता है वो भी आयनाइज हो जाता है, ऑटो आयनाइज होता है अपने कंसेक्यूटिव आयन H+ और OH- आयन। ये एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में H+ और OH- की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, क्योंकि ये वाटर है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो इसलिए दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। अब हम समझते हैं पीएच के बारे में। देखिए, पीएच कुछ नहीं होता है, पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ समथिंग। तो अगर एच की बात करें तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच, एच मतलब एच का कंसंट्रेशन। तो पीएच जो है वो नेगेटिव लॉग है एच के कंसंट्रेशन का। तो सिमिलरली अगर हम ये ऑटो आयनाइजेशन वाले पार्ट पे जाएं तो हम देखेंगे कि वाटर ऑटो आयनाइज हो जाता है H+ और OH- में। तो ये हमको पता है, ये डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वाटर के, ये ऑटो आयनाइजेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसके कंसंट्रेशंस का, किसके? उनके आयंस के, H+ और OH- के आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻14 एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो इसके कंसंट्रेशन है H+ और OH- के, ये एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये जो है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होती हैं। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रूम टेम्परेचर पे, उसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻14। तो अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का
पीएच निकालना है तो हमको पीएच निकालना पड़ेगा, फिर क्या नाम है, H प्लस का पीएच निकालना पड़ेगा, फिर पीओएच निकालना पड़ेगा OH माइनस का। तो अगर हम H प्लस और OH माइनस का पीएच निकालते हैं और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी पीएच पी निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे कि नेगेटिव लॉग ले लेते हैं सबका। तो हमने नेगेटिव लॉग ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का, माइनस ऑफ नेगेटिव लॉग ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का। अभी जो माइनस ऑफ नेगेटिव लॉग है इसका मतलब आप समझ जाइए, यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ H प्लस के। मतलब कि जब भी आपका कंसंट्रेशन H प्लस का बढ़ेगा वैसे ही पीएच का कंसंट्रेशन कम होगा, और जैसे ही पीएच वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा। तो मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि उसका पीएच ड्रॉप हो रहा है। अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इसका मतलब पीएच ड्रॉप हो रहा है। अगर पीएच ज़्यादा दिखा रहा है तो इसका मतलब उसमें H प्लस के आयंस का कंसंट्रेशन कम है। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिमिलर केस होता है पीओएच के लिए भी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम पी ले लें पूरे इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है इसका पी ले लें, इसके H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन का, इस पूरे टर्म का अगर हमने पी ले लिया तो ये जगह पी ऑफ KW इज इक्वल टू पी ऑफ H, पी ऑफ OH। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ H की जगह पे हम लिख देंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। अब देखिए कंसंट्रेशन अगर वाटर की बात करते हैं तो अगर ऑटो आयनाइज होता है वाटर तो उसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और H प्लस आयन जो होगा, हाइड्रोक्साइड आयन और H प्लस आयन जो होगा उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होगा। देखिए वैसे तो ये स्टेट बहुत अनस्टेबल होती है H प्लस की, ये तुरंत अपने हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मगर अभी मैंने कंफ्यूजन कम करने के लिए इसको यही लिखा हुआ है। तो देखिए होगा क्या कि जितने भी H प्लस के आयन होंगे सिमिलरली उतने ही हमारे पास OH माइनस के आयन होंगे। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस को हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों H का ही एक फॉर्म है, तो इसको हम 2 टाइम्स ऑफ मान सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू P ऑफ 1 इंटू 10 टू माइनस 14। ठीक है, अब इसको भी हम माइनस लॉग ऑफ दिस टर्म ले लेते हैं। अगर इसको हम माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 टू माइनस 14 लेते हैं तो देखिए माइनस साइन को बाहर कर दीजिए, और लॉग ऑफ जब भी हम किसी 10 टू पावर किसी भी टर्म का जब लॉग लेते हैं तो वो पूरा पूरा बाहर आ जाता है और लॉग ऑफ 10 हो जाता है। तो लॉग ऑफ 10 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू माइनस 14 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और बाहर में एक माइनस साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस ऑफ 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस आया है, तो अगर सिर्फ हमको लॉग ऑफ H प्लस चाहिए तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब जैसे कि हमने इधर क्या नाम है लॉग को सिंप्लीफाई कर लिया है, वैसे हम लॉग को इधर भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमने बताया था कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस अगर लिखा है तो उसको हम सीधे सीधे पीएच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया पीएच, यानी कि पीएच की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से हम ऑटो आयोनाइजेशन के बारे में ये जान सकते हैं कि जब भी वाटर ऑटो आयोनाइज होता है तो पीएच और पीओएच दोनों की वैल्यू 7 होती है, और टोटल वैल्यू जो होती है 14 के बराबर होती है। जो पीएच की वैल्यू होगी H प्लस के वो 7 होगी, पीएच की वैल्यू पीओएच की वैल्यू जो होगी वो भी 7 होगी, और टोटल का सम जो होगा वो 14 होगा। तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखी है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, या इसको हम देखिए एक सेकेंड, देखिए अभी मैंने ये बताया था आपको कि ये जो पूरा ये जो ऑटो आयनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आया हमारे पास कि ये H प्लस और OH माइनस में वाटर का आयनाइज हो जाता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस पूरे टर्म का P लेते हैं, मतलब कि नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो क्या होगा P ऑफ KW इज इक्वल टू P ऑफ H और P ऑफ OH। अब हम इसको नेगेटिव लॉग के टर्म में लिख देते हैं, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। अब यहाँ पे इसका भी हमको P लेना है 1 इंटू 10 टू माइनस 14 का, जो कि वैल्यू हमने बताया था कि एट रूम टेम्परेचर इसकी वैल्यू जो है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 इंटू 10 टू माइनस 14 होती है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हम जान रहे हैं कि वाटर के केस में जितना कंसंट्रेशन OH माइनस का होगा उतना ही कंसंट्रेशन H प्लस का होगा, तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ H प्लस कह सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कह सकते हैं। तो अब हम इधर भी हम माइनस लॉग ऑफ
1 इंटू 10⁻14 ले लिया, इधर माइनस लॉग ऑफ यहाँ पे ले लिया 2 टाइम्स ऑफ माइनस लॉग ऑफ h प्लस ले लिया। तो अब दोनों तरफ से सिंप्लीफाई किया लॉग को, जब यहाँ पे लॉग अंदर गया तो यहाँ पे लॉग अंदर जाते ही ये -14, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -14 बाहर आ जाएगा, log ऑफ 10 हो जाएगा। तो -14 इंटू log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा -14 और बाहर एक माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 14 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ pH, 2 टाइम्स ऑफ pH इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ pH इज इक्वल टू 14, इसका मतलब कि pH इज इक्वल टू 7। अब हम इसी इक्वेशन से अब हम ये इसको प्रूव कर सकते हैं कि pH प्लस POH जो है वो 14 के इक्वल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन है उसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁻14 के बराबर होगी, यहां से हम कह सकते हैं। अब देखिए, अब इसी इक्वेशन में अगर हम एसिड को मिक्स कर दें, इसी वाटर में अगर हम एसिड को मिक्स कर दें तो यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ते ही जो आपका pH की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। H प्लस का कंसंट्रेशन, अभी मैंने बताया था कि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जैसे ही H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी pH की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और ये जो स्केल होता है आपका pH स्केल जो कि 0 से 14 तक होता है, तो जैसे ही आपने H प्लस बढ़ाया वो तुरंत नीचे की तरफ जाने लगे, यानी कि एसिडिक, आपका सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा। और इसी वाटर में अगर हम बेसिक सॉल्यूशन डालते चले जाएं तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ते ही आपका ये सॉल्यूशन जो है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा और आपका pH की वैल्यू बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो जितना भी ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन बेसिक होगा, और जितना कम pH होगा उतना सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और 7 जो है वो न्यूट्रल pH होता है एक प्योर वाटर का pH 7 होता है, और 7 से जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे pH में वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन का, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो इसको हम एक pH स्केल पे एक ऐसा स्केल है, इंडिकेटर स्केल है, जो कि डिफरेंट कलर से जो है डिनोट किया जाता है, जिसमें कि मिडिल कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसको बढ़िया से समझेंगे, pH के बारे में और कुछ समझेंगे। और देखिए, कैलकुलेशन के लिए pH ऐसे कैलकुलेट होता है कि आपका जब भी किसी चीज का आप लॉग लेते हैं, माइनस लॉग लेते हैं, किसी भी टर्म का माइनस लॉग लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10⁻14 का माइनस लॉग लिया, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये 14 जो है ये बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 रह जाएगा, लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, और उसके बाद इसके सबसे बाहर जो है आपने ये माइनस साइन लिया है, तो ये माइनस साइन इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि आपका जो ये पावर है ये पावर बाहर चला जाता है, और log 10 की वैल्यू जो है कैलकुलेट होने लगती है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से आपको log की कुछ वैल्यूज भी याद करनी पड़ेगी, जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.301 के आसपास होती है। तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, अब आप जैसे जैसे कैलकुलेशंस में जाएंगे इसको हम एक बार फिर से अच्छे से इसके कैलकुलेशन को समझेंगे। तो ये था बेसिक आइडिया आपका जो है कि pH स्केल क्या होता है। देखिए, pH स्केल को इसी तरीके से डिराइव किया जाता है, और ये इक्वेशन आपको बहुत काम आएगी H प्लस OH माइनस आयंस को करने के लिए, उसके कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14, या फिर कह सकते हैं कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके pH स्केल के कैलकुलेशन के लिए।